खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें उसके बाद हम बात करेंगे। जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ होंगे। ये सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से उनसे बात करनी है और ये जो कुछ 4-5-6 दिनों से एक सिलसिला चल रहा था, आज इस हवाले से कुछ खबरें आई और फवाद चौधरी साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस हवाले से बात करेंगे। फिर मरीम नवाज साहिबा की ज़मानत की मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर रही है नैब। ये क्या मामला है? बलूचिस्तान में हम एक पोलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, वो क्या वहाँ हुकूमत तब्दील हो रही है? इसके साथ साथ सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग के खतरात भी हमारे सर पर मंडला रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं जनरल साहब की तरफ जाऊँ, फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने आज क्या कहा ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में और जो अपॉइंटमेंट है ISI के चीफ की, सुनाइएगा ज़रा प्लीज़। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। जी जनरल साहब, आपने भी ये सुना, मैं चाहूँगा ये इस पर ज़रा थोड़ा कमेंट कर दें कि ये एक तो कभी इस तरह का इशू बना नहीं है। इशू आप क्या समझते हैं, क्या है और इसका रेजोल्यूशन हो चुका है? अगर जो कुछ हमने सुना है वफाकी वज़ीर जो कह रहे हैं। जनरल साहब देखिए, इस हुकूमत के चंद एक जो कैबिनेट में चीज़ें जाती हैं, ये बड़े आसान से मसले को भी अपने लिए उलझा लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जब मसला आया था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन इशू हो गया, हालांकि वो ऑथराइज नहीं तरीके से करने की, तो वो एक मसला बन गया। अच्छे भले काम को बिगाड़ लेना कोई इतना इनके लिए मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जहां तक अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि DISI की तैनाती है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इख्तियार है इसमें, और वही इख्तियार इस्तेमाल करते भी हैं। चाहे वो जनरल फैज साहब की अपॉइंटमेंट हो, उससे पहले अगर आपको याद हो जब जनरल मुशर्रफ चीफ आर्मी स्टाफ बने, उसके बाद DISI की तब्दीली का मसला था, तो उन्होंने चाहे नाम दिए जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर नहीं किए, और उन्होंने इस बजाय कहा कि मुझे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब चाहिए एज DISI। उनको हालांकि जनरल मुशर्रफ अपना CS बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी उसकी तकमील हुई। तो अब भी जो मसला है वो शायद ये नहीं है कि कौन होगा या कहीं नहीं होगा, और इस किस्म के मामला ऐसे तय नहीं होते, इतने पब्लिक होती नहीं है चीज डिस्कशन। ये जो हुई है इसकी वजह एक तो ये समझते आती है कि चूंकि इसके जो नोटिफिकेशन इशू होना था उसमें देर हुई, और नोटिफिकेशन इशू करने वाले जो बीच में इदारे उसमें शामिल होते हैं उनकी तरफ से कोई मसले खड़े हुए, और उसको बढ़ा चढ़ा के हम यहाँ तक ले आए हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और आर्मी के आपस में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। ये होता नहीं ऐसे, क्योंकि इससे पहले हम श्योर बातचीत हुई होगी, और इस सिलसिले में ये भी तय था कि जनरल फैज साहब चूँकि अपना अरसा यहाँ पे काफ़ी गुजार चुके हैं, और नेक्स्ट जब वो जनरल बाजवा रिटायर होते हैं तो इनका नंबर आएगा, इसमें शामिल होंगे जो कंसिडर होंगे, तो इनके लिए कोर की कमांड में जाना था, तो वो तो एक मसला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, गुजारिश ये है कि अमूमन आर्मी में, पाक फौज में जब भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती हैं, तरक्की पर कभी भी मीडिया में नहीं इतनी आती। मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ है किसी ISI की तैनाती को इतना आया हो। हमारे काबिल एहतराम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे पाक फौज के सिपा सलार और फौज की इज्जत में कमी हो। पाक फौज की इज्जत तो उनके मकाम में, उनके काम में, मुल्क की हिफाजत की वजह से है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि DG ISI की तैनाती में कानूनी रास्ता तैनाती का अपनाया जाएगा। क्या ये गैर कानूनी तरीके से पहले तैनात हुए हैं? ये मैं जनरल साहब एक मिनट में जरा वजाहत भी कर दूं कि हम नहीं कह रहे, ये वजीर साहब का कहना है। मैं सुनवा देता हूं आपको, तो फिर आपका कमेंट लेता हूं जो भट्टी साहब कह रहे हैं। सुनवाएं जी।
DGISI के हवाले से वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लिया और नए DGISI के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। जी जनरल साहब, देखिए इसमें आईनी और कानूनी तौर पर जो मैंने आपसे पोजीशन कह चुका हूं, तो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है और तरीकाकार ये है कि जब चेंज का वक्त आता है तो चीफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर से पहले गैर रस्मी बातचीत में ये बात तय हो जाती है कि वो चेंज करना है और उसके बाद कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो वो लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी जाती है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर को नाम टिक कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आगे उसकी पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाता है। जब पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाता है तो फिर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो वाया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूट होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइम मिनिस्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी पे ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं ये, और जब नोटिफिकेशन बन के जाएगी प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव हो जाएगी तो फिर नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और तैनाती हो जाएगी। ये तो तरीका जो आज तक राइट था। इसमें जो आइन का या कानून का इतना बड़ा कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर इश्यूज हैं और वो मेरा ख्याल है कि उसमें कहीं गड़बड़ होने का अंदेशा है, हुई होगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये कम से कम मैं समझने से कासिर हूँ कि इतनी ज़्यादा, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि इतना ज़्यादा इस पर बहस क्यों हुई है। गुज़श्ता 4-5 दिनों से हर चीज़ हर जगह पे यही बात चल रही है कि फ़ौज और इमरान खान साहब के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई है और इसके मामले में इमरान खान साहब बहुत बज़िद हैं। पता नहीं बज़िद क्यों होंगे वो, क्योंकि उनका इख्तियार है, वो जिसको चाहे आर्मी चीफ से कहकर उसको अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं उसमें। तो इसमें तो बज़िद होने की बात नहीं है मुझे लगता है। इसमें जो अकल अगर तस्लीम करती है वो यही है कि कोई प्रोसीजर मसला डेफिनेटली हुआ है, वरना ना तो आर्मी चीफ नए हैं ना ही प्राइम मिनिस्टर इतने ना समझ हैं कि उनको ये बात का पता ना हो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें बहुत सी बातें उन्होंने की हैं और जिनके बहुत सारे मानी निकाले जा सकते हैं इसमें, और मैं कम से कम वो मानी निकालने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूँ कि आज के इस वक्त में जब पाकिस्तान इतनी बड़ी एक चैलेंज से नबर्द आजमा हो रहा है, अफगानिस्तान में जो मसाइल बन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी चल रही है और जो नई लहर उठी है, फिर TTP का मसला है और फिर दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनका एक मसला है। इस सिलसिले में अगर इस स्टेज पर खुदा न खास्ता गुजरा सिर्फ को ऐसी ऊंच नीच होती है तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये दोनों शख्सियात शायद कम से कम मेरी जहाँ तक जो मैंने देखा है इनको वो इस हद तक कभी जाने को तैयार नहीं होंगी। तो उम्मीद तो ये है कि ये जो बातचीत है ये एक तो कैबिनेट में डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी इस चीज़ की, कैबिनेट में इससे पहले कभी कैबिनेट में बात हुई नहीं इसकी। ये प्राइम मिनिस्टर का सोल स्वाबदीद है, उस पर मुकर्रर कर सकते हैं और उनको इस बात का कह देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जनरल साहब, मैं थोड़ी सी अपना हिस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ और आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ अपने लिए और व्यूअर के लिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया था कि ISA का चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर के मतहत होगा। एम आई राइट? ये मैं थोड़ा सा इस पर क्लियर नहीं हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद है मोहतरमा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। फिर मोहतरमा ने मेरे लिए पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट शायद टाइम हुआ था एक रिटायर्ड जनरल कुल्लू को उन्होंने ISA का चीफ बनाया था, तो बड़ी डिस्कशन हुई थी। मेरा सवाल ये कि ये क्या मतलब एक आर्मी चीफ जितने भी जनरल्स हैं वो लगाते हैं, वाई नॉट ISI? तो सवाल ये है कि अगर वो ISI इतनी सिविल चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर से लगनी है तो वो सिविल से भी बंदा आ सकता है। अगर वो मिलिट्री है तो ये मिलिट्री में क्यों नहीं? मेरा सवाल ये कि ये क्या कन्फ्यूजन है कि सारे जनरल जो हैं वो आर्मी चीफ के नीचे हैं, एक जनरल वज़ीर आज़म के नीचे है। ये मतलब आम बंदे को समझ नहीं आ रही है क्या सिस्टम क्या है? देखिए सिस्टम ये है कि ISI एक कौमी इदारा है, ये आर्मी का इदारा नहीं है, ये उसका है ना ही नेवी का है, नंबर 1। नंबर 2, ISI डायरेक्टली जवाबदेह है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, इसलिए उसके जो सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तैनात करते हैं इस सिलसिले में। और नंबर 3, ये जो विद इन द आर्मी है वो साबदीद है चीफ आर्मी स्टाफ का। विद इन द आर्मी जिस जनरल को जहाँ चाहे वो पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस सिलसिले में ISI के बारे में ये होता है कि आर्मी से ही लग रहे हैं और गुज़श्ता मेरे ख्याल एक ट्रेडिशन बन चुकी हुई है। यह आपकी बात सही है कि ये बेनज़ीर साहबा को मशवरा दिया गया था और जनरल कल्लू को लगाया गया। जनरल कल्लू एक बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे, वो शायद इस जॉब में इतने कामयाब हो नहीं सके, रिटायर हो चुके हुए थे,
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आर्मी में चूंकि तजुर्बात बहुत वसी होता है, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचते हैं लोग, उसमें हर किस्म का तजुर्बा होता है, तो इसलिए उनको वहाँ पर लगा दिया जाता है। बहरहाल अगर आपका ये बात है कि सिविल्स लगाना चाहिए, तो सिविलियंस अभी तक मेरा ख्याल है इस इंटेलिजेंस हायरार्की में उस हद तक आगे आए नहीं है कि सिविलियंस को ये बात दे दी जाए। अगर आपने इसको सिविलियन अदारा बनाना है तो फिर तमाम जो इसके अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, ISI में जो काम करने वाले हैं, जो भी दूसरे हैं, वो सब आपको सिविल से लेने पड़ेंगे। तो चूंकि ज़्यादातर इसकी जो मैन पावर है वो भी आर्म फोर्सेस से ही आती है, ज़्यादातर आर्मी से आती है, इसलिए आर्मी का एक जो सरबराह है वो इसमें आमतौर पर ज़्यादा कामयाब समझा जाता है, कामयाब रहे भी हैं इस सिलसिले में। जी भट्टी साहब। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि बेहतर तो ये ना होता कि कल अगर प्राइम मिनिस्टर और मोहतरम आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हो गई तो आज वज़ीर इत्तलात हमारे भाई फवाद चौधरी सिर्फ ये कह देते जो मामला था एमिकेबली हल हो गए और इसकी ज़्यादा बहस पे ना जाते, कानूनी तरीके से होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे फौज का मोराल होगा, ये बातें ना कही जाती तो ज़्यादा बेहतर ना था। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने सही फरमाया। मैं तो समझता हूँ कि ये कैबिनेट में डिस्कशन की जरूरत नहीं थी इसकी। जब आप कैबिनेट में ले आते हैं इसको तो फिर हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक राय देता है वहां पे, और उसके ऊपर फिर बहस चल निकलती है उसके ऊपर। और इस कैबिनेट में आने के बाद जो ये वज़ीर इत्तलात ने हमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो शायद उस लिहाज से उनके लिए जायज होती होगी, लेकिन इस मसले को उलझा दिया है हमने। जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हमने इसको बना के रख दिया है इस वक्त मेरा ख्याल है आज सारे चैनल्स पे सब जगह बातचीत यही हो रही है कि ये क्या मसला बन गया है। मसला क्या हो सकता है, देखिए ना, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कहें कि इस सही ने नहीं जाना, तो चीफ इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे A-B-C ने D आनी चाहिए, चीफ इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पुरानी तारीख भी बता दी है। इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ जब कुछ नहीं कर सके अपने CJS को उनको भेजना पड़ा तो कर दिया उन्होंने इसमें भी। नहीं जनरल साहब, एक क्वेश्चन तो रेज होता है ना कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ, जिस तरह के हमारे फवाद चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली बताया कि दोनों में रिस्पेक्ट है, फौज सिविल की रिस्पेक्ट करती है, सिविल फौज की रिस्पेक्ट करती है और खुशगवार मुलाकात है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फिर वो कौन से कानूनी तकाजे हैं कि आपने एक अपॉइंटमेंट करनी है, तो फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हमारी समझ से बाहर है? देखिए मैं इसलिए आपसे कहा ना, प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। अगर एक दफा जब प्राइम मिनिस्टर ने ओके कर दिया किसी नाम पे, उनकी अथॉरिटी है, उनका साबदीद है, वो करते हैं, वो करते आए हैं, उन्होंने कर दिया होगा। अब इसको जो प्रोसेस रूट करने का है उसमें शायद कोई मसला हुआ हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उनकी जो चेंज ओवर का टाइम है वो शायद आगे पीछे हो सकता हो। इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी होनी चाहिए नहीं थी और होगी भी नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब दोनों शख्सियात की रात को इतनी लंबी तक मुलाकात हुई है, वो तो सिर्फ DISI का मसला तो नहीं है, और भी बहुत से मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं जिसमें दोनों की मुशावरत जारी रहती है, वो ज्यादा डिस्कस हुए होंगे। तो ये मसला भी मेरा ख्याल है इसको हमने कैबिनेट में लाकर फिर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इसको और हवा दे दी है, इस मसले को है नहीं इतना बड़ा। तो कोई आप समझते हैं कि कैबिनेट में इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं था? वो जब उनकी सबाबदीद है तो इशू तो होने नहीं चाहिए। जी मैं ये समझता हूँ। जी भट्टी साहब। जनरल साहब, गुजारी है कि आपने भी सारी उम्र माशाल्लाह गुजारी, इससे पहले हाफिज आसिम मुनीर साहब थे, उन्हें 6 या 7 माह बाद तब्दील कर दिया गया था, उस पर कोई शोर नहीं मचा। उससे पहले भी लातदाद DG ISI तब्दील होते रहे। इसमें जैसे अभी आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी के दौर में परवेज कियानी साहब को भी एक्सटेंशन मिली, इस दौर में ये भी गड़बड़ हो गई कि अदालतों में भी आया मामला, असम्बली में भी आया, और वो बहस होती रही जो कि हमारी मुल्क पाक हो जाए। एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हम इन बहसों में पड़े हैं। कहाँ कमी है, किसकी समझ बूझ कम है इसमें आपको दिखाई देती? देखिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त का और प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जेक्टिव है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को भी ऐसे संभालें कि कोई कंट्रोवर्सी ऐसी रेज ना हो जो एक बहस बन जाए जिस बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हासिल है, बहस भी हासिल है, इसका नतीजा भी कोई नहीं निकलना। और जो बहस के नतीजे में जो लोगों की ख्वाहिश जो नजर आ रही है मुझे, जो मैं सोशल मीडिया में देखता रहा हूँ कि जी फौज और इमरान खान साहब की लड़ाई हो गई है, अब इमरान खान साहब गए या इमरान खान साहब एक तलवार लेके खड़े हो जाएंगे और ये जंग शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज कोई सोच भी सकता है इस वक्त ये। और आपने बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब कि ये वक्त नहीं है कि हम इस किस्म के उलझनों में फंसे, और ये मामला बहस में आना ही नहीं चाहिए।
अच्छा जनरल साहब, ज़रा ये बताइएगा, ये जो प्रैक्टिस होती है जब ट्रांसफर्स होती है जर्नल्स लेवल पे, तो उसका कोई टाइम लिमिट होती है कि मतलब आप जिस तरह माशाल्लाह आप भी रहे हैं, अगर आपने एक हफ्ते में जाना है, 10 दिन में जाना है, ये कौम कितने दिन तक इंतज़ार करेगी? मजीद एक सेंसेबल टाइम है कि उसमें ये मामला हल होना चाहिए। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि क्या कौन सी हैप्पी एंडिंग है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हो? क्या आप रिकमेंड करेंगे, क्या आप सजेस्ट करेंगे वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा को कि वो इस इशू से पाकिस्तान कौम को कोई इंकरेजमेंट मिले? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब नए DSI की पोस्टिंग अनाउंस हो गई है, वो अपनी ड्यूटी एज्यूम कर लें, जनरल फैज साहब से अपनी ब्रीफिंग लें पूरी, क्योंकि ब्रीफिंग का प्रोसेस भी टाइम लेता है। इसमें ये एक वाहिद ऐसी पोस्ट है जहाँ पे काफ़ी चीज़ों के समझने की जरूरत होती है इनकमिंग लोगों को। तो वो मेरा तो ख्याल है कि सबसे आसान, सादा और इस कौम को इस सारी जिस बहस में उलझा गया इसे निकालने का आसान सादा तरीका यही है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। चाली और हमें यही भट्टी साहब मामला है कि इसको इतना हाइप नहीं मिलनी चाहिए थी, और ना, और जब इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर साहब का है तो इसको कैबिनेट में लाने की या इस पे प्रेस ब्रीफिंग। कादी साहब, जब कोई चीज़ों को छुपाया जाता है ना तो इबहाम पाया जाता है। जब कोई चीज़ आप छुपाते हैं तो आपकी अकल कहती है इसमें कोई गड़बड़ है, आप उसकी हक़ाइक़ की तलाश में जाते हैं। अगर ये फैसला था, इसमें कहीं कहीं कोई थोड़ी सी बहाम था, तो जब कल रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी मुलाकात हो गई तो मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ इतनी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, जो बात थी वो तय हो गई, आप खुशखबरी सुनेंगे। ये वक्त नहीं है कि मैंने कभी ज़िंदगी में 30 साल फ़ौज की तरक्कियाँ तबादलों पे इस तरह बहस होती पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी इन हसास मौक़ों पर। बट साहब, बड़ा एक नेगेटिव आपसे मतलब फ्रैंकली मैं सवाल, कोई ऐसी भी कोई कूदते हैं हमारी मतलब सिविल हुकूमत में जो ऐसी चीज़ों को लंबा कर रहे हैं, कौम को जी फंसाया हुआ है? मैं देखे मतलब ये कोई समझ से बाहर है। पाक फौज की इज्जत वकार ना एक याद रखने उनके किरदार से, गाजियों से और शहीदों से इस मुल्क की सलामती के ज़मानत वो है। अब आर्मी चीफ के जो मेरी नज़र में आर्मी चीफ होते हैं, उन्हें पता होता है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल अफगानिस्तान में क्या है, अमेरिका क्या शरारतें कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, उस वजह से वो तैनातियाँ करते हैं। इसको वो कहता पल्स लेते हैं, आपने मिस समझाया था, DOC लेना है, ब्रीफिंग लेते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। आर्मी में एक पाकिस्तान में वाहिद महकमा है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है प्रमोशन का, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं हो सकता कि ये मेरा प्यारा है, इसे अभी ये ब्रिगेडियर है तो इसे जर्नल लगा दो, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। आर्मी चीफ का साहबजादा कप्तान है तो उसने भी उसी तरह नौकरी करनी है जिस तरह आम करा है। उसने भी सियासी ग्लेशियर जाना है, वज़ीरिस्तान जाना है, मानस्तान जाना है। ये बहसें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये बहस बिल्कुल बेमकसद है। इस तरह तो पुलिस में होता है, आज इसको DIG बदल दो, मेरे ख्याल में लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ये किस्सा आज रात ही किसी वक्त खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल मेरे ख्याल में हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इतने कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की राइज में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, मगर कुछ ऐसे नॉन इश्यूज़ भी डोमिनेट कर जाते हैं। हम बेशुमार मसाइल में हम मुब्तला हैं और कुछ सियासत में भी इसमें इन्वॉल्व कर लेती है अपने आप को। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत के हवाले से बात करेंगे और एक और अहम मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं मारूफ कानूनदान और साबिक़ वज़ीर दाखिला और न जाने क्या क्या माशाल्लाह एतज़ाज़ एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एतज़ाज़ एहसन साहब। पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि ये जो हमारे यहाँ ये कभी भी इशू नहीं आया मीडिया में, क्योंकि तैनाती जो है वो ISI के चीफ की प्राइम मिनिस्टर का ही प्रीरोगेटिव है। तो एक तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये असल में इशू है क्या, इसको लाना चाहिए था? ठीक नहीं जा रही है फरमा रहे सर, आवाज़ मेरी आ रही है आपको ठीक? तो आप आवाज़ नहीं ठीक, आवाज़ देखिएगा एतज़ाज़ एहसन साहब को। मेरे ख्याल मीनवाइल हम जी आवाज़ आ रही है आपको एतज़ाज़ साहब? थोड़ी देर में। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि ये वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और सियासत का बड़ा गर्म सर्द भी इन्होंने भट्टी साहब देखा है, तो उसमें हम समझते हैं, और इनके होते हुए भी इन्होंने, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, सीनियर तरीन कानूनी माहिर और सियासतदान इवन के इफ्तिखार चोई सब जो बहाल हुए थे, अगर एतज़ाज़ एहसन तारीख में जी मेरे ख्याल में हमारा राब्ता बहाल हुआ है एतज़ाज़ एहसन साहब।
मैं दोबारा सवाल दोहराए देता हूँ कि ये जो अब बहस मीडिया में चल रही है ISI की चीफ की तैनाती के हवाले से, ये तो वैसी प्रीरोगेटिव PM साहब का है, तो इसमें कैबिनेट की मीटिंग में या इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था या ये क्या मामला है और आप इसे कैसे देखते हैं? एतजाज हसन साहब। मैं तो एक्चुअली समझता हूँ कि इमरान खान की परफॉर्मेंस को अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो वो उनके जो मल्टीपल स्पोक्समैन हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी से बात कर देता है। अब यहाँ जो किसी को चाहिए ही नहीं था कि वो सवाल पूछते वज़ीर दाखिला से, वो वज़ीर दाखिला ने आगे से जवाब दे दिया कि जी वज़ीर दिफा का मामला है या वज़ीर इत्तलात जवाब देंगे। हकीकत में ISI का जो शोबा है, वो ISI का जो चीफ होता है वो प्राइम मिनिस्टर का एक स्टाफ ऑफिसर होता है और वो वज़ारत दाखिला के ज़रिए राब्ता रखता है विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज सेक्रेटेरिएट। मैं भी वज़ीर दाखिला था तो हमीद गुल जैसा वज़ीर वो ISI का चीफ था मेरा, एक बड़ा जानदार और बड़ा मजबूत ISI चीफ। उस वक्त इसाक खान साहब थे जो ISI के बहुत करीब थे और ज़िया-उल हक के बहुत करीब थे, वो सदर थे। ज़िया-उल हक उस वक्त हो चुके थे और अफजल बेग साहब भी थे। एक्चुअली तो हमारी हुकूमत जो 1988 में बनी, आपको याद होगा, इनका पहले दिन से ही इरादा था कि ये इस हुकूमत को जिस तरह भी हो सके या बनने ना दिया जाए या बने तो इसको जल्दी जल्दी डिसमिस किया जाए। और 4 दिसंबर को हमारी हुकूमत बनी और 11 दिसंबर को मूसा खान ने हमें बताए बगैर, हमसे मशवरा किए बगैर, गवर्नर मूसा खान ने इसाक खान साहब की हिदायत पे वो बलूचिस्तान की असेंबली डिसमिस कर दी और हमारा सबसे बड़ा पहला क्राइसिस हमारे लिए ये क्रिएट हो गया। इस पे ये मामला था जिस पे जो वज़ीर दाखिला है उनको बड़ी कॉम्पिटेंट और बड़ी एक एतबार से मोतबर अंदाज से और मोतबर हक़ाइक़ की बुनियाद पे मुख्तसर सा जवाब देते, लेकिन ख़ुद देते तो वो मामला शायद बढ़ता ही ना। वो जब उन्होंने कहा, ये पहली दफ़ा मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में, अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में पहली मर्तबा शेख रशीद साहब ने ये कहा होगा कि ये मेरे से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं नहीं बात करता इस पे, ये किसी और वज़ीर से ताल्लुक़ रखता। वरना अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल उन्होंने पहले कभी वो बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसे किया हो कि दूसरे पे या जो जिस वजारत को मुनासिब समझा उससे रद्द अमल लेने की हिदायत की या एक तरह से मशवरा दिया। तो ये एतजाज साहब, आज भी वो हमारे वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा नए आर्मी DGIS की तैनाती में। अब तो ISPR एक आर्डर जारी कर चुकी है। अब आप क्या समझते हैं, नया तरीका कौन सा अपनाया जाएगा और वो कैसे कानूनी होगा? गालिबन जो कानूनी तरीका है वो मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि उस पर बड़ी मेरे पास मोतबर शहादत वो एक ज़माने के, और ये चौई साहब तो जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, इसाक खान के मोतबर तरीन डिफेंस सेक्रेटरी थे इजलाल हैदर जैदी साहब, और उस वक्त के उन्हीं के मोतबर तरीन कैबिनेट सेक्रेटरी थे हसन ज़हीर साहब। हसन ज़हीर साहब और
इजलाल हैदर जैदी साहब से हमारी गवर्नमेंट ने मशवरा किया और मशावरत में चूंकि मैं भी बैठा था, मेरे से मुतल्लिक था, मेरे महकमे से मुतल्लिक था ये मामला, तो और बीबी किसी को ऐसे को जिसके महकमे से मुतल्लिक मामला हो उसको बाहर नहीं रखती थी। वो ये इजलाल हैदर जैदी साहब जो डिफेंस सेक्रेटरी थे और साथ कैबिनेट सेक्रेटरी भी बैठे थे, उन्होंने ये बताया कि इसमें ये मामला रूट होके आएगा वजारत दाखिला से, फिर ये जाएगा सेक्रेटरी दाखिला दिफा पे, फिर जाएगा मिनिस्टर दिफा जो उस वक्त चीमा साहब थे, गुलाम सरवर चीमा, कर्नल गुलाम सरवर चीमा, तो उनके पास जाएगा, फिर ये जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब के पास, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर के पास। ये उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जब अप्रैल 2079 में 89 में हमने ये फैसला किया था कि चूँकि जलालाबाद ऑपरेशन फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, जिसकी वकालत और जिसकी पुरजोर हिमायत हमीद गुल साहब और असलम बेग साहब, जिनके ख्याल में अफ़गानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी पाकिस्तान की, और उसमें हुकूमत हमारी मर्जी की आनी चाहिए थी, और रूसियों के इनखला के बाद हमें जलालाबाद पहले लेना चाहिए और फिर बाकी 2-4 हफ्ते में महीनों में बाकी अफ़गानिस्तान। इत्तेज़ाद साहब, मैं एक चीज़ आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ सहाफ़त में ये बड़ा एक लफ्ज़ है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। तो हम जैसे जो ऐसे छोटे मोटे थोड़े इंफॉर्मेशन वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं उनका इस्तेकाम बराह रास्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप से साथ है। डू यू एग्री विद दिस के हमारे यहाँ ये जो फ़ौरन बहस शुरू हो जाती है, एक पेज है या एक पेज नहीं है, ये रियलिटी है कि हम वैसे ही एक परसेप्शन में इस तरह की बहसें करते रहते हैं? नहीं, ये एक लिहाज से रियलिटी है। हमारी अपनी हुकूमत देख रहे हैं, हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया 1979 में अक्टूबर में, हमने डिफीट किया। उसके बाद लेकिन हमारे खिलाफ सदर साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ISI के चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब और बुगती साहब, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, इतने बड़े इम्पोर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए लोग हमारे साथ थे। और चीफ मिनिस्टर पंजाब अक्सर, ये अखबारों में भी आता रहा, पर मुझे रिपोर्ट्स भी मिल जाती थी, पर अखबारों में आता रहा, ये ओपनली आते थे पंजाब से असलम बेग साहब के घर जाके उनसे मिलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंसी हो आते थे, ना प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करते थे, ना मुझसे फ़ोन करते थे, ना किसी से, और वो उन्हीं से की हिदायत पे चलते थे। और बिल आखिर जब हमने पक्का किला का ऑपरेशन में भी हम नाकाम नहीं हुए, जो पुलिस थी वो कामयाब हो रही थी कि फ़ौज ने उसको रोक दिया, और ऊपर असलम बेग साहब को अल्ताफ़ हुसैन ने फ़ोन किया। अल्ताफ़ हुसैन कराची था, असलम बेग साहब इंडोनेशिया गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने हुक्म दिया अपने GOC साहब को, जो कि एक बड़ा अच्छा जर्नल हुए हैं जो, लेकिन उनको तो हुक्म था, उनको हुक्म हुआ कि पुलिस का एक्शन, पुलिस को नहीं पहुंचने देना पक्का किला था, तो उनकी ट्रूप्स दरमियान में खड़ी हो गई आके। ये जुलाई 1990 का वाक़या है, जुलाई, और 6 अगस्त 1990 को हमें डिसमिस कर दिया गया अंडर 58(2)B। तो ये हमारे साथ मुझे तो बहुत पता है कि 1 पेज पे होना कितना ज़रूरी है, और उससे बाद सिविलियन गवर्नमेंट कितनी मुश्किल हो जाती है। आपको भी याद हो कि बहस भी चली थी कि सिंध में आर्टिकल 245 के तहत अदालतें बैठी जाएं कि बिठाई जाएं कि ना जाए।
हमने बड़ा डट के मुकाबला किया उस मौक़िफ़ का। और दो असलम बेग साहब कहते विल नॉट चेज शैडो, सो हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि सिंध में हमारे जो मेन सूबा है उसी में हम फौजी अदालतें लगा दें, हम ही लगा दें। तो असलम बेग साहब चेज शैडो, ये उनकी और मेरी बात होती रही। बहुत लोगों ने कहा जी एतजाज की वजह से हुकूमत गिर गई है, वो हम असूल पे थे भाई, हम असूल से हटे नहीं। हमारी सियासत लाख गलत तो उसमें खामियाँ हों, वरना तो एक वज़ीर है आजकल वो कहते हैं मैं 12,000 दफ़ा वज़ीर हुआ हूँ। मैं भी 12 दफ़ा वज़ीर हो सकता था, इसमें क्या दुश्वारी थी। मैं तो असलम ये मुशर्रफ के वक्त जब मैं लीड कर रहा था, MNA भी था, तो मैं वज़ीर आज़म भी हो सकता था। लेकिन ये कोई बात बड़ी नहीं है कि जी मैं 12 मरतबा वज़ीर रहा हूँ, यानी 12 मरतबा मैंने वफादारी बदली है। तो मेरा तो ये था कि हम तो इस बात पे कायम थे कि हम जो चीज़ जिस असूल पे चलना चाहते थे उस पे। अच्छा एतजाज साहब, अब ये तो पीपल्स पार्टी की और आपकी स्ट्रगल जो है वो तो बहुत जो है उसको अब कोई डिनाई नहीं कर सकता सिविल आज़ादियों के लिए, बल्कि असल कोई तहरीक थी तो 68 69 ही थी और जिसके आगे भी अब चलती रही। मैं थोड़ा सा मौजू बदलता हूँ। ये फरमाइए कि मरीम नवाज साहबा ज़मानत पर हैं और नैब जा रही है अब उस ज़मानत की मनसूखी के लिए, तो ये भी क्या एक रेयरिटी नहीं है कि कॉन्विक्ट जो हैं वो ज़मानतों पर हों और हम फिर जाएँ अदालतों में? तो हमारे सिविलियन भी कोई कैसे लगता है आपको, आप कैसे देखते हैं सारे केस और इस सिनेरियो को? एतजाज साहब, एहतसाब का ताल्लुक है मेरी निगाह पे तो वो पॉज का बटन दब गया उसमें। पॉज, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना किसी को। एक मौका मिला था मेरे ख्याल में इमरान खान को, ज़िंदगी का एक और मौका, बहुत बड़ा 1992 वाला मौका आज उसको मिला था पहली मर्तबा, कि वो पेंडोरा पेपर्स यूं ही आए थे, वो अपने लोगों को, दूसरों को कुछ ना कहता, अपने लोगों से इस्तीफे ले ले, कुछ और भी ना करता। वो कहता आपको दोबारा रख लूँगा अगर आप मतलब नाम वहाँ से आपका क्लियर हो गया। हाँ, ये उसको ख़तरा होता, बिल्कुल उसको ख़तरा होता, मैं ये कॉन्शियसली कह रहा हूँ, उसको ख़तरा होता कि उसकी हुकूमत गिर जाती, इतने वोट बाहर निकल जाते कि इतने उसकी हुकूमत उसकी गिरती, वो ललकार के री इलेक्शन के लिए आता या ऑपोजिशन में बैठ जाता। अगर असेंबली ना डिज़ोल्व होती, अगर असेंबली डिज़ोल्व होती तो उसका लोगों ने महंगाई भूल जानी थी, लोगों ने सब कुछ भूल जाना था अगर ये इस इशू पे बाहर निकल के आता। अच्छा साहब, आपने बड़ी अहम बात की, लेकिन उसके लिए खैर हुकूमत छोड़ने का हौसला चाहिए होता है। आपने कहा कि एहतसाब का अमल पॉज हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, ये क्या कोई पीछे कोई बार्गेनिंग हुई है या वैसे आप वैसे कह रहे हैं? जी, जो तरामीम ऑपोजिशन चाहती थी वो तरामीम आ रही हैं, वो 34 तरामीम में से अक्सर आ रही हैं। तनाज़ा तो है नून का और ये जो ये PDM EDM इनका, और उसकी मियाद पे, जावेद इकबाल की मियाद पे कि उसकी मियाद बढ़नी चाहिए कि नहीं। मियाद इन्होंने बढ़ा दी थी, एक पहले भी गई थी, मियाद बढ़ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। वो सारे लगे हुए थे उनके, आप कभी बयानात निकालें, वो शाहिद खाकान हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या मरियम हो ही नहीं सकती जी मियाद पर। और ऊपर से हुक्म आया था कि सारे MNA नाश्ता भी पार्लियामेंट में करेंगे, असेंबली में जाके, और सारे MNA मेरे जो हैं वो वोट करेंगे और ये जो पास कराएंगे। अच्छा, एतजाज साहब, सिर्फ मैं इधर रोकता हूँ आपकी मौजूदगी में, सिर्फ ये बता दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो ऑर्डिनेंस आया जिसमें तरमीम है वो बड़ी बेनिफिशरी होगी। आप क्या समझते हैं? नून लीग, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल जिन पे केस चल रहे हैं, वो भी बेनिफिशरी होंगे इस ऑर्डिनेंस के तहत जो तरमीम लाई गई है नए ऑर्डिनेंस पे? वो हो सकते हैं जी, वो भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वो वैसे ये होगी कि जनाब ये मामला तो टैक्स का मामला करप्शन का बनता ही नहीं है, नैब का बनता ही नहीं है। टैक्स देखें कितना बनता था, कितना नहीं बनता था, FBR को भेजें
या दूसरे जिस महकमे को ये बिल्डिंग एंड रोड्स का मामला है तो उधर भेजें, उस महकमे को भेजें। एतजाज साहब, एतजाज साहब, खान अब्बासी साहब ने ऐलान किया कि वो जो जिस नैब ऑर्डिनेंस का आपने जिक्र किया कि पॉज कर दिया है, वो कहते हैं हम इसको चैलेंज करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, ये चैलेंज जो है ये वाकई एक सेंसिबल चैलेंज है और क्या इस पे पीपल्स पार्टी नून के साथ जाएगी कि ये एक गलत ऑर्डिनेंस आप बना रहे हैं? भाई साहब, हमारा तो ये फैसला है पीपल्स पार्टी का कि हर तरीके से इसको अपोज करना, और उस अपोजिशन में अदालत में जाने की ज़रूरत पड़ी तो तब भी अपोज करेंगे। मैं अगर देखूंगा, मेरा अगर मशवरा ये हुआ, मेरी राय में अदालत में जाना मुनासिब ना हुआ तो मैं अपनी पार्टी में बिल्कुल इस राय को दूंगा कि अदालत में जाने का मामला नहीं है। देखिए, अदालतें में जाने से तो तूल पकड़ेगा ना। अगर तूल, पहली बात तो आप देखें, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आएगा नाफिजुल अमल हो गया है, लेकिन जिस दिन इस पे अमल किसी अदालत ने किया वो फौरन उसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, चैलेंज कर देगा। और नवाज लीग तो चाहेगी पंजाब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दे, वहाँ चैलेंज कर दे और लंबा चला पड़े, लंबा कोई स्टे ऑर्डर हो जाए, कोई इस पे स्टे तो ये पंजाब में क्यों चाहेगी? मतलब इसकी क्या वजह, इस सूबे में क्यों चैलेंज करना चाहेंगे आपके राय में? इसकी क्या वजह हो सकती है? इनको काफ़ी रिलीफ मिलती है, सहूलत है इनको। देखे, एक ऐसा ऑर्डर पास फरमाया कि हमजा शहबाज बेल बिफोर अरेस्ट, कबल गिरफ्तारी जमानत मांगता था, जिसके लिए लाजिम है कि मुल्ज़म पेश हो के क्या जनाब मुझे गिरफ्तार ना करें, मैं पेश हो गया, वादा हो गया, और वो पेश ही ना हुआ हो, वो अपने तहखाने में छुपा हुआ हो, उसके बाद गिरफ्तार करने वाली फोर्स पहुंची हुई हो और आपको बेल हो जाए, वहीं से बैठे हुए बेल हो जाए। ये इस किस्म के ऐसे काम हुए हुए हैं इस मुल्क में कि मलिक कयूम सीनियर जज, ये दोनों डिसमिस हो जाते हैं, छोड़ना पड़ती है इनको मुलाजमत। किस बात पे? कि ये दबाव में आए हैं, वाज़ेह तौर पे वाज़ेह सबूत है कि ये नून लीग के दबाव में आए हैं और इन्होंने फैसला बीबी और आसिफ के खिलाफ 5-5 साल सजा, कैद, सख्त और मनकूला गैर मनकूला जायदाद को की ज़ब्ती का जो इन्होंने किया है, ये गलत किया है, दबाव के तहत किया है और आपको मुलाजमत से हटना पड़ता है। लेकिन जिसने दबाव डाला है वो भी मुल्ज़िम है, उसको कुछ नहीं हुआ, न शहबाज को, न नवाज को, न सैफुर रहमान को, न उनके लॉ मिनिस्टर को, जिन्होंने दबाव डाला, जिनकी टेप्स चली। और अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, जो टेप्स ला रही हैं उन टेप्स पे, जिन टेप्स जी जो आपकी रिश्तेदारी भी हुई है अभी और ज्यादा, उस पे अब मरियम बीबी कह रही है कि उन्होंने तो दबाव डाल लिया, आपने कुछ नहीं किया, हमारी टेप पे आप उन टेप पे आपने किया, हमारी टेप पे क्यों नहीं करते? यानी वो जो टेप सच्ची थी उन पे आपने एक्शन लिया, हमारी टेप पे आप एक्शन नहीं लेते। एक तो ये मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, कुछ इसमें कुछ आवाज़ का भी इशू आ रहा था, मगर 2-3 मेरे ख्याल है उन्होंने बड़ी सराहत से जवाब आपको दे दिया है जो आपने सवाल किया था। तो ये भट्टी साहब, तो मामलात ये हैं कि ये जो एक तो उन्होंने बड़ा एक हिस्टोरिकली हमें बताया कि ISI की चीफ की तैनाती के हवाले से क्या होता रहा, मगर अब तो मामलात ऐसे नहीं हैं जिस तरीके से हम देखते हैं। तब तो पीपल्स पार्टी भी बड़ी मातूब थी, तो अब ये जो इंसाफ और एहतसाब से स्पेंड हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? कि एतजाज साहब ने कहा है कि इसका मौजूदा जो ऑर्डिनेंस के लिए तरमीम की हैं, नून लीग और PTI बराबर की बेनिफिशरी है। पंजाबी में चलो NR तो नहीं, आपके बकौल अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखिए, आपके दोस्त शाहिद खान अब्बासी साहब भी क्लीन चिट लेके आएंगे,
एहसन इकबाल साहब भी और दीगर लोग भी, वो जाके कहेंगे ये आए, ये आपका नहीं है, ये FIA का मसला, ये FPR का मसला, ये इनकम टैक्स का मसला है। तो मेरे ख्याल में इर्तिज़ा साहब ने जो कहा कि एक बड़ा सुनहरी मौका था, जो पंडोरा पेपर आया था उसमें वज़ीर आज़म अपने लोगों को घर भेजते, लेकिन साथ उन्होंने ये हुकूमत नहीं बच सकती थी क्योंकि वो परवेज़ मुख्तार। लेकिन उन्होंने एक और बात की, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर एक बड़ी अहम बात की भट्टी साहब, हम आप और मलते रहते हैं कि मुमकिन है पॉलिटिकल गेन उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो आइंदा मुस्तकबिल है सियासत में, अल्लाह ताला उनको आइंदा भी जो भी खैरियत से रखे, तो वो भी एक उसको बढ़ावा मिल सकता था। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे और सर्दियों में गैस की जो है और कुछ गरीबों की बात ही मलिक साहब करेंगे। महंगाई, हमारे मसाइल भी थोड़े बहुत टीवी पे आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, वो क्या था कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। अब फिर गवर्नमेंट बदल रही है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोगों के हालात भी ना जाने कब बदलेंगे, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, मगर जरा अभी बता दें सियासी क्या सूरत हाल है। तो सब पिछले खासे दिनों से 15-20 में तो कमो बेशतर एक माह हो गया। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट भी मोहतरम उधर गए कि रेस्क्यू करे जाम कमाल का प्रॉब्लम है। एक तो अपोजिशन उनके खिलाफ है ही है, उनके स्पीकर उनके खिलाफ, उनके 16 कमो बेशतर लोग जो अपोजिशन का दावा है वो कमाल के ख़िलाफ़ हैं कि इनकी हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, उनसे पार्टी की आदत तो ले ली गई है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो अदम एतमाद से बच नहीं सकते, क्योंकि अदम एतमाद से अगर बच सकते होते तो जैसे चेयरमैन सेनेट तकरीबन 1 वीक रह के आए हैं कोयटा, जाम कमाल साहब जो मेरी इतला है इस्लामाबाद भी आए हैं, पिंडी भी आए हैं, बाद लोगों से मिल के भी आए हैं। जाम कमाल साहब इस्लामाबाद पिंडी गए हैं, मिल के भी आए हैं। बज़ाहिर बादियुल नज़र में जो नंबर गेम बताई जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि ये फौरी तौर पर रिज़ाइन दे दें, ऐसा लगता है अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। जबकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ना मैं रिज़ाइन दूंगा तो मैं नंबर गेम का मुकाबला करूंगा। मुझे लग रहा है बलूचिस्तान की तेज़ हवाएं के बाद वफाक की तरफ हवाएं चल पड़ेंगी। अब चलें, लेकिन मलिक साहब मैं ज़रा एक और एंगल से पूछता हूँ। पॉलिटिकल तो सिचुएशन इन्होंने बता दिया, मैं याद है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी हुआ था। मसला ये है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ख़जानों पर ये सरजमीन है हमारी और हमारे बलोच भाई वहाँ रहते हैं, तो ऊपर से हुकूमतें बदलती रहती हैं, नीचे ज़िंदगी नहीं बदलती। उसकी वजह ना कि ये बड़ा मज़ेदार काम है पाकिस्तान में। अब हमें भी 30-40 साल हो गए हैं। पहले आपने लानी होती है तरीक़े अदम एतमाद, अच्छा उसके अंदर ही एक प्यार से ना दरमियान में सियाने दोस्त आपके आ जाते हैं, नहीं यार लड़ने में क्या फ़ायदा है, लड़ने में। आज हमारे वज़ीर जो इत्तलात है वो पता क्या फरमा रहे थे कि स्पीकर के मुताबिक किसी एक ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये हमारा स्पोक्समैन बता रहा है। तो काजी साहब वो आप वाला लफ्ज़ है, हम तो नलायक, आप तो ज़ुबान के माहिर हैं, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये काम होती है, ये टेक्नोलॉजी होती है। प्रेशर बिल्ड करें और आप अपना रेट बढ़ा लें, और जब आपका रेट अच्छा लग जाए तो फिर सुलह हो जाती है, फिर हम भाई बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। या लड़ने में क्या फ़ायदा है। तो ये लड़ाई ही नहीं होती है, बेसिकली हिस्से की गेम होती है। मगर असल जो बात मुझे भट्टी साहब को आज बात कर रहे थे, मुझे याद आया भट्टी साहब हमें सबसे ज़्यादा खबरें देते हैं, तो मैं कभी कभी शक भी करता था, मैं कहा भट्टी साहब पता नहीं क्या बातें करते कि जहांगीर तरीन साहब के त्यारे भी उठते हैं, उन्होंने पंजाब की हुकूमत भी बनाई, हम जर्नलिस्ट हैं ना। तो आज कमाल की बात है, जो खबरें इस मेज़ पे ब्रेक हुई हैं वो जहांगीर तरीन साहब के मैंने मुंह से अपने कानों से सुनी है। वो लोधरा में उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा जी PTI की, भट्टी साहब ये आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी सारी खबरें मेरे लिए वो उन्होंने साइन करके अंगूठा लगा दिया कि जहाज़ मेरे चलते थे, बंदे मैं पूरे करता था, पंजाब में हुकूमत मैंने बनाई है, PTI से मुझे साजिश निकाला जा रहा है, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। तो ये किस किस्म की सियासत है? इसमें एक ये भी तो देखे ना कि इतना उन्होंने काम किया, अरबों का नुकसान हुआ होगा उनको, खरबों का नुकसान हुआ। नहीं मैं भट्टी साहब को तक कर रहा हूँ। भट्टी साहब ये समझाया ना मैं। मलक साहब थोड़ा सा पंजाब की हिस्ट्री चले जाए। इलेक्शन थे, एक जलसा 2-3 करोड़ का होता था, कौन लगाता था? आपको 2-3 बंदों का होता था या रुपयों का? 2-3 करोड़ मलक काजी साहब, ये बिनारे पाकिस्तान में 2-3 करोड़ बंदे आ जाते थे। मैं अपने पैसे से लगाऊं ना और मलक साहब का पैसा खाई जाऊं तो मलक साहब, अच्छा मुझे तो ये मैं प्रॉफिट भी तो लूंगा ना। मुस्लिम PTI की थी 123 सीटें, मुस्लिम लीग की थी 129 सीटें, 6 सीटें ज्यादा थी, कुछ लीग काफ लीग की थी।
वो उस वक्त जहाज मिनट बाद चिंची रक्षे से ज्यादा किसका चलता था और वो कहां से उड़ता था, कहां पहुंचता था, ये बताएं आप। हिस्ट्री बताएं। मैं हिस्ट्री यही तो मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा जर्नलिज्म में, हमारे रिपोर्टर लोग हैं ना, तो मैंने ज़िंदगी में इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ किसी के मुंह से साबित होते नहीं देखी। मैं यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं खबर सुन रहा था ना तो मुझे भट्टी साहब की याद आई। मैं कहा यार ये खबरें 1 साल से हम सुन रहे हैं और आज वो साहब आप इतने भोले क्यों बन जाते हैं? जहाज चलेगा तो उसमें पेट्रोल भी तो जलता है ना यार। वो आपकी देखें मोहब्बत उनकी जमहूरियत के लिए, जहाज उठ पैंदा, पानी में उठता है जहाज। खूबसूरत जमहूरियत है कि एक पार्टी के वोट ज्यादा है, 129 वाले को आपने पीछे नीचे कर दी। ये बड़ी कामयाबी होती है, छोटी मोटी बातें थोड़ी है। नहीं भैया, वो तो फिर देखे ना, फिर आप मुझे छेड़ेंगे तो पहले आपने एतजाज साहब को। अच्छा भट्टी साहब चले, अगली पता चल गया था कि वो लाहौर में इंसाफ को अच्छा मिलता है। अच्छा अगली ब्रेकिंग भट्टी साहब, बड़ा वो मासूम सा सवाल है, वो क्यों मुतहरक हो रहे हैं, रोज खबर आनी शुरू हो गई है, ये बताया। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, MQM ने भी मीटिंग कर ली है। अच्छा, लीग की भी मुतहरक, कराची भी एक्टिव हो गई। मैंने तो आपको कह दिया, लेकिन उसके लिए चंद दिन लगेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जब मुख्तलिफ जमातों को एक साथ मिलाया जाए, एक होता है हम तीनों मिल के शो कर रहे हैं, एक होता है हमें जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। हमारा प्रोड्यूसर जिस तरह हमें करता है, तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, तो जब हमें इकट्ठा करने वाले के खिलाफ ही हम लड़ पड़े तो फिर हम अब बिखर जाएंगे। लेकिन बड़ी साहब, मैं एक बात एतजाज साहब की, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। अब भी अगर खान साहब जो हैं वो अपना, अगर उनका कोई एक जाते हैं तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतरी होगा अगर ये हो रही हैं बातें। अच्छा, अब आते हैं इकॉनमी पे। इकॉनमी तो नोज डाइव ले रही है, और मैं, अगर आप मुझे डेविल्स एडवोकेट बनने दें तो शायद आज भी IMF की और वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी पूरी दुनिया की उन्होंने रिवाइज़ की है, और ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन और महंगाई की उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ ये तो बड़ा आइडियल ज़माना होगा किसी हुकूमत के रुखसत होने का और किसी ने अगर कोई ऐसा हो रहा है। मैं कमेंट जो प्रेडिक्शन ये है कि 14-15 घंटे की अपना लोड शेडिंग गैस की होगी। इस बार बहुत अमीर लोग सिर्फ अपना गीज़र चलाएंगे, जो हम रेट इसका बढ़ाने जा रहे हैं। मुझे पिछले साल की सर्दियाँ याद आ गई, तो हमारे घर में ना गैस नहीं आ रही, तो मेरी ये मैं पंजाबी में मुझे सुनाना पड़ेगा, तो मेरी बीवी कहती जरा सामने पता करो गैस आ रही कि नहीं। तो मैंने दरवाज़ा भट्टी साहब खटकाया, मैंने पूछा ताड़ी गैस आ रही कि नहीं आ रही? कहते नहीं साडा बिल आंदा, गैस नहीं आती। तो अब ये पाकिस्तान जो अगला आपका सर्दियों में आ रहा है ना, नाब ने इसको सही मैनेज किया है, नाब ने सही ऑर्डर किए हैं। एक ज़माना था आपने शोर डाल दी कि ये हकान अब्बासी साहब ने प्रॉफिट के लिए इतने रेट पे ये कतर से सौदा कर दी, इधर कर दी, हम अब आ गए, हम इंसाफ करेंगे। अच्छा, इस वक्त आपकी सप्लाई एक चैलेंज है। सर्दियां आ रही हैं, आप और मैं चलो बूढ़े हो गए हैं। शेरी रहमान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सीनियर, वो उनका कहना है 15 घंटे गैस की लोड शेडिंग होगी। क्या होगा ये? चले सियासतदानों को जो करते हैं करने दें, ये इनका हक है, हुकूमतें इन्होंने करनी है। अब आपको किस बात की सजा दिलवाते हैं आप? वो बात करें ना। बट साहब, बात यह है कि ये यहाँ एक बहस नहीं हो रही, वो बहस जो मैं बार बार करता हूँ ना, यहाँ जिस अंदाज से मैशत को मैनेज करने का जो मॉडल है उस पर बात नहीं करते। 2 नंबर बातें, गुड गवर्नेंस कर लो, ए कर लो, ओ कर लो। भाई, जब आप ऑफलोड करेंगे सियासी असासे और उन लोगों के हवाले कर देंगे, चलिए छोटी क्लोजिंग है, जल्दी से क्विक। वजीर खजाना साहब को अब इम्कान है कि वो सेनेटर नहीं बन सकते, फिर वो उनको मशीर छठी चेंज होगी, उनको मशीर लगाया जा रहा है, छठी चेंज होगी। ये था हमारा आज का शो, कल फिर हाजिर होंगे।